हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स। और एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है यहाँ पर, जिसका हम सभी को इंतज़ार था। ये वैकेंसी कल रात को आई है। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और ये जो वैकेंसी आई है ये हम सभी ट्रांसलेटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आई है और ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस की तरफ से, दोनों की तरफ से कंबाइंड वैकेंसी आई है। बट हमें पता है कि हमारा एनवीएस जीएचटी वाला एग्ज़ाम थोड़े टाइम पहले ही हुआ है, तो हमारे लिए जो वैकेंसी है ये सिर्फ केवीएस की है, एनवीएस की तरफ से नहीं आई है। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि कितना रेपुटेटेड ये संस्थान है। और यहाँ पे जो इनका हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, और 25 रीजनल ऑफिसेस है जो कि इनके आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली और भी ये जो जितनी जगह दी हुई है 25, उन जगहों पर इनके रीजनल ऑफिसेस स्थित हैं। और अब हम बात करेंगे, इसमें एनवीएस के बारे में भी बताया गया है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वैकेंसी पे चलते हैं अपनी। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी सारी आई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स के लिए आई है। काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसीज आई है, जिसका ब्रेकअप इन्होंने यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। ये असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टीचर्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। और फिर पीजीटी इन एनवीएस की भी वैकेंसी है, जो एनवीएस में बनना चाहते हैं। और जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में पीजीटी बनना चाहते हैं उनके लिए भी वैकेंसी है एनवीएस के अंदर। केवीएस में टीजीटीज़ की वैकेंसी है। फिर एक लाइब्रेरियन इन केवीएस की भी यहाँ पे वैकेंसी आई है। यूआर में 61 इनकी पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस में 14 पोस्ट आई है, ओबीसी में 39, एससी में 22, एसटी में 11, टोटल 147 पोस्ट यहाँ पे लाइब्रेरियन की। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। हम सीधा चलते हैं ट्रांसलेटर की पोस्ट पे। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में ये पोस्ट आती है, जो कि आपकी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। तो जूनियर ट्रांसलेटर की यहाँ पे 5 पोजीशंस आई है यूआर में, ओबीसी में 2 पोजीशंस आई है, एससी में यहाँ पे 1 पोस्ट आई है, और टोटल मिला के कुछ 8 पोस्ट आई है हमारे पास जूनियर ट्रांसलेटर की। तो 8 पोजीशंस हैं हमारे पास जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे, जिसमें से 5 यूआर में है, ओबीसी में 2 हैं, एससी में 1 है, और कुल मिला के ये 8 हो जाती हैं। फिर यहाँ पे स्टेनो की भी कुछ वैकेंसी है, जिसमें स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2। आप लोग ये देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आज ट्रांसलेटर की ही बात करने वाली हूँ। तो अब चलते हैं इसमें रिजर्वेशंस के बारे में। रिजर्वेशंस आप लोग अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे नॉन टीचिंग वैकेंसी में, आप लोग यहाँ पे नॉन टीचिंग वैकेंसी के, एक सेकेंड, जूनियर ट्रांसलेटर नंबर 22 पे आपके रिजर्वेशंस की लिस्ट है। ठीक है, तो आप ये इसको रीड कर लेना अच्छे से, रिजर्वेशन वाले को। और हम चलते हैं आगे। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनने के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है इस क्राइटेरिया को। अगर आप जेएचटी, जो कि हमारा सीएचटी आजकल एग्ज़ाम होता है जो एसएससी करवाता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप केवीएस के लिए भी एलिजिबल यहाँ पे हो जाते हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, तो मैं इसको स्क्रॉल करते करते पढ़ रही हूँ। आपका जहाँ पे आएगा मैं स्क्रॉल करना बंद कर दूँगी और मैं रीड करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे वैकेंसी पे चलते हैं। तो हमारी जो वैकेंसी है वो लेवल 6 की वैकेंसी है, जो कि एक अच्छा खासा ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये देखिए, लेवल 6 की ये पोजीशन है। पे ग्रेड इनका ये है, लेवल 6 का आपका पे ग्रेड रहेगा। 30 ईयर्स आपकी एज रहने वाली है, एज लिमिट है आपकी 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन हम सभी को पता है जेएचटी वाली है, कि अगर आपके पास मास्टर्स हिंदी में है तो इंग्लिश आपके पास ग्रेजुएशन में कंपल्सरी इलेक्टिव या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर मास्टर्स इंग्लिश में है तो हिंदी ऐसा होना चाहिए, एंड वाइसा वर्सा चलता है। फिर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस अगर है तो भी आप कर सकते हैं। फिर आपके पास पीजीटी होना चाहिए, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इतना समझ आ गया, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है ये। नहीं समझ आई ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जाके मेरे जेएचटी वाले जो सीएचटी का मैंने वीडियो बना रखा है उसमें जाके देख लेना। आगे हम मेन मेन बातों पे चलेंगे। अब ज़्यादा लंबा बन जाएगा वरना ये वीडियो, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशंस की जो हाँ बात आ गई है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशंस का बारे में देख लेना। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस की बात की गई है।
आगे हम चलते हैं कि मेन चीज़ों पे कि एग्ज़ाम कैसे होगा। मोड ऑफ मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इनका, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। अब मैं समझा रही हूँ, 3 टीयर होने वाले हैं आपके, 3 टीयर। टीयर 1 आपका होने वाला है प्री एग्ज़ाम, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है आपका टीयर 1। टीयर 2 आपका होने वाला है एक और एग्ज़ाम, और टीयर जो 3 है वो आपका इंटरव्यू है जो कि 100 नंबर का है। अब जो टीयर 1 है ना आपका, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, प्री का जो एग्ज़ाम है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग के अलावा उसके जो मार्क्स है वो आपके सिलेक्शन में ऐड नहीं होने वाले हैं। अब क्या क्या ऐड होगा फिर, 100% कैसे मार्क्स ऐड होंगे, तो 85% आपका लिया जाएगा टीयर 2 का, और 15% आपका लिया जाएगा इंटरव्यू का। ये दोनों मिला के आपके रिजल्ट आएगा फाइनल। तो टीयर 1 सिर्फ प्री एग्ज़ाम है जो क्वालिफाइंग है, और इंटरव्यू आपके 100 नंबर का होगा। इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। तो अब क्या होता है ना, ये देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जितनी ये पोस्ट है, ये सब एक ही कैटेगरी में इन्होंने डाल दी हैं। तो इन सारी पोस्ट का एग्ज़ाम सेम होने वाला है, चाहे से वो टीजीटी इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो टीयर 1 जो है, अब आपका जो टीयर 1 होने वाला है वो क्वालिफाइंग है, ये मैंने बता दिया है। ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड में है, ठीक है। ओएमआर ऑफलाइन होने वाला है, ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं है आपका, ऑफलाइन ओएमआर मोड में होगा ये। और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका, जिसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि इस पार्ट की अलग कट ऑफ है, इस टोटल मिला के आपको क्वालिफाई करना है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पार्ट की अलग कट ऑफ जा रही है, आपको पार्ट वाइज आपको इसको क्लियर नहीं करना है, आपको पूरा ओवरऑल में क्लियर करना पड़ेगा इसको। तो इसका आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल रीजनिंग, आपकी आएगी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ्स है, जो आपके जिसके भी आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के लिए। बेसिक कंप्यूटर रहेगा आपका, 20 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज यानी कि जीके रहेगी आपकी, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के लिए। फिर आपका आएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश, ठीक है, ये आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा जिसके आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। फिर एक और आएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे, तो इसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका ये पेपर होगा, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 300। इतना समझ आया। अब हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट 1 से लेके 4 तक है ना, ये टेस्ट आपका होने वाला है बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। अब बायलिंगुअल का मतलब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश नहीं बोला है, एक तो बोला है कि इंग्लिश में आएगा, ठीक है, इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा। जो दूसरा लैंग्वेज है वो आप चूज़ करोगे। आपको एसएमईज, ये कुछ इन्होंने 12 लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस का इन्होंने ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस दिए हैं, उसमें से आप दूसरी लैंग्वेज आप खुद चूज़ करोगे कि आपको किस में अपना पेपर करना है। एक तो इंग्लिश में आ रहा है, इंग्लिश के अलावा जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है वो आप अपनी हिंदी चूज़ कर सकते हो, गुजराती, एसएमईज, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप जिसमें प्रो हो वो आप चूज़ कर सकते हो और अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये 4 तक तो हो गई ये वाली बात। फिर ये 5th वाला आपका इंग्लिश का टेस्ट है, तो ये इंग्लिश में ही आएगा, इसमें कोई अदर लैंग्वेज नहीं आएगी। फिर ये जो पार्ट ये वाला ना 6th वाला, ये जो पार्ट 6th है, इसमें क्या होने वाला है, अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है ये। 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब इसमें इन्होंने कुछ लैंग्वेजेस दी, उसमें आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी। वो हिंदी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप ट्रांसलेटर है तो, पर ऐसा नहीं है। आप ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम दे रहे, चाहे से आप टीजीटी का दे रहे हैं, चाहे से आप पीजीटी का दे रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज इसमें यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छे से आती हो। मान लो आपको हिंदी से ज़्यादा अच्छी एसमीज आती है, आपने वो चूज़ कर ली, तो इट्स ओके, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम है, ये आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड एग्ज़ाम ये नहीं है, प्री का पेपर है। इसमें आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 300 नंबर के लिए, ठीक है। अब ये वाला मल्टीटास्किंग के लिए अपने को नहीं देखना, अपने को सिर्फ इतना देखना, हमारा टीयर 1 सिर्फ इतना रहने वाला है, यहाँ से लेके 6th पार्ट तक, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें थी ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, लैंग्वेज वाली। अभी जो मैंने आपको समझाया ना कि उतना उतना इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये वही है। अब लैंग्वेजेस, जो हमारी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, उसकी लैंग्वेजेस देख लीजिए। हिंदी, एसमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं आती है सारी तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई सी आती है तो वो चूज़ कर लो। तो वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका
उस लैंग्वेज में हो जाएगा। समझ आ गई इतनी सी बात। अब आगे बढ़ते हम। आगे ये एक और बात बोली है कि अगर मान लो आप टीजीटी, पीजीटी और हिंदी ट्रांसलेटर दोनों का फॉर्म भरते हो, है ना, तो आपका टेस्ट तो एक ही होगा, पर आपकी कट ऑफ उनके अकॉर्डिंग निकाल दी जाएगी, जो टीजीटी की कट ऑफ रही या जो पीजीटी की कट ऑफ रही। ये नहीं कि आप हिंदी ट्रांसलेटर का के लिए आपने दिया और पीजीटी के लिए दिया, टीजीटी के लिए दिया और आपकी एक ही कट ऑफ है, ऐसा नहीं होगा। तीनों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। इसमें अलग निकल जाएगी, उसमें अलग निकल जाएगी, इसमें अलग निकल जाएगी। समझ आ गई इतनी सी बात। तो आप टेंशन फ्री रहो, पर आप एग्ज़ाम उस दिन एक ही दे के आओगे, ठीक है, अगर आप तीनों के लिए फॉर्म भरते हो तो टीयर 1 क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। टीयर 2 के लिए सिलेक्ट करने के लिए बच्चों को 1:10 के हिसाब से यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो 10 बच्चा सिलेक्ट किया जाएगा वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, 1/3 मार्क्स है और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। आपने 3 क्वेश्चन सही किए तो 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। और आप अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वो नंबर कट के 8 हो जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क्स आपका कट रहा है, यहाँ पे 1/3 मार्किंग है। समझ आ गई। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देयर इज़ नो, आपका जो OMR है उसका री एवेल्यूशन नहीं करा जाएगा। एंड देयर विल बी अ सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट दैट विल बी बायलिंगुअल, ठीक है। इतना समझ आ गया। वो जो भी आपका ये है टीयर 2 के लिए सेपरेट आपका होगा टेस्ट, जो कि मैं आपको बता दूंगी क्या टेस्ट है, वो उसका पूरा आपको सिलेबस में आपको दे दूंगी। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना, इसमें टीयर 2 का भी आपको सिलेबस मैं दिखाऊंगी और मैं डिस्कस भी करूंगी। तो टीयर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम होगा आपका। जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम है वो टीयर 2 आपका होने वाला है। मान लो आपका टीयर 1 क्लियर हो गया, अब आप टीयर 2 में जाएंगे, तो टीयर 2 आपका क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज का एग्जाम है। पेन पेपर और OMR तीनों पे आपको ये करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड OMR बेस्ड रहेगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ अलग मिल रही है, टोटल पूरा आपको 2.5 घंटे का मिल रहा है। आप उसमें कुछ भी करो, दोनों पहले कुछ कर रहे हो दूसरे में कुछ कर रहे हो, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस ऑन KVS एंड NVS इसका है, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। ऑब्जेक्टिव आपका इसमें 60 नंबर का OMR पे करने वाला रह रहा है, और 10 नंबर ऑफ नहीं 60 मार्क्स से नहीं, 60 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो OMR पे आपको करने हैं। तो ये 60 मार्क्स के ही रहेंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, और डिस्क्रिप्टिव के 10 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 हैं, मार्क्स हैं आपके 100। 70 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। तो ये आपका टीयर 2 हो गया। अब जो टीयर 2 में क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन टीयर 2 ईच क्वेश्चन, अब आपके जो टीयर 2 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, उसमें हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा हर गलत आंसर के लिए। इतना अगर मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अनआंसर्ड क्वेश्चन विल बी नॉट गिवन एनी मार्क्स। अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, वो तो सब हमको पता ही है, री इवैल्यूएशन नहीं होगा, एक बार में जो कॉपी चेक हो गई वही हो जाएगी। फॉर इंटरव्यू अब ये लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम टीयर 2 इन द रेशो ऑफ 1:3, ठीक है। रिलेटिव टू नोटिफाइड वैकेंसीज, आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको 1:3 में आप इंटरव्यू में सेलेक्ट किए जाओगे। कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू द लास्ट कैंडिडेट इन रेंज ऑफ 1:3 अंडर ईच कैटेगरी विल ऑल्सो बी शॉर्ट लिस्टेड। अब फॉर स्किल टेस्ट ये सब आपका तो हो नहीं रहा है, आपका 3 ही टीयर में होगा। इतना समझ आ गया आपको। अब ये स्टेनोग्राफर ये सब हम नहीं देखेंगे, स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है। प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, अब आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें ये NVS और KVS दोनों की बात कर रहा है कि जिसको NVS पसंद है वो कैसे ये लोग NVS में जाएंगे या KVS में, कैसे ये लोग अलग अलग संस्थान में जाएंगे। बट हमारी जो वैकेंसी है वो NVS के लिए नहीं आई है, वो सिर्फ KVS के लिए आई है, तो हम लोग को KVS में जाना है, तो हम लोग इस चीज़ को नहीं देखेंगे। नो वेटिंग लिस्ट शेल बी मेंटेन, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है यहाँ पे हमारी। द मोड ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी, ये तो नॉर्मल सी बात है। आगे चलते, इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है। सिटीज़ की बात कर रहा है, तो सिटीज़ में मतलब ये बोल रहा है कि हम वैकेंसी के हिसाब से खुद ही डिसाइड करेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर आपको बता देंगे, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर टीयर 1 शैल बी डिस्प्लेड 15 days बिफोर द एग्जाम,
ठीक है, तो ये इस वेबसाइट पे आपको एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपको बता दिए जाएंगे कि आपकी सिटी क्या है। ये सब ठीक है, आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात रहती है ये रफ वर्क, अनफेयर मीन्स, ये सब आप पढ़ लीजिएगा और ये हमें पता भी रहता है। ठीक है, पनिशमेंट्स, हाउ टू अप्लाई वाली चीज़ है। द कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE, KVSE एंड NVS। तो ये 3 वेबसाइट्स है जिस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। लॉगिन कर लेना, अप्लाई कर, सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड ऑन एनी अदर वेबसाइट शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आगे हम एक चीज़ देखें तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की फ़ीस कितनी है फॉर्म की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ी, तो आपको यहाँ पे 2 फीस पे करनी है, एक एग्जामिनेशन, एक प्रोसेसिंग। तो एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 1500 रुपये है, यहाँ पे प्रोसेसिंग 500 रुपये, कुल मिला के 2000 रुपये आप लोगों को इस फॉर्म का पड़ने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि अभी NPCIL जो बाकी फॉर्म्स है वो 150 में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ठीक है, पर इतनी बड़ी संस्थान है, अब मैं क्या ही बोलूँ। तो ठीक है, 2000 रुपये का फॉर्म है, कोई बात नहीं, पर अगर ये आप फॉर्म के बारे में इतना मत सोचिए, आप भर दीजिए, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ये पैसे कुछ भी मायने नहीं रखेंगे। ठीक है, तो भर देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। इन अ केस कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर, ये सब हमको नहीं देखना है, हम सिर्फ KVS के लिए अप्लाई करें, NVS में हमारी कोई पोस्ट नहीं निकली है। ये आपका पेमेंट हो गया। नेक्स्ट आपकी डेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सेकेंड टियर 2 के सिलेबस पे बात कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स, आपके रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो जाएंगे 10 बजे से, यानी कि ओपन हो चुके हैं। 14 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन आपके 4 दिसंबर को क्लोज़ हो जाएंगे रात को 11:50 पे। फ़ी डिपॉजिट ओपन हो जाएगी आपकी आज ही से और क्लोज़ हो जाएगी 4 दिसंबर, सेम डेट है। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन सब कुछ प्रोसेस कर देना। जनरल ये चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, मैं आपको बस टियर 2 का एक सिलेबस दिखा देती हूँ जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा, मेन चीज़ें मैंने आपको समझा दी है इस वीडियो में। अब हम आपका एक टियर 2 का लास्ट सिलेबस मुझे आपको दिखाना है, वो मैं दिखा देती हूँ। तो डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपका देखा जाएगा। तो जनरल इंग्लिश का जो पोस्ट है उसमें कॉम्प्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंसेस, ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यूज़ ऑफ ए एंड द, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपका जनरल इंग्लिश में आने वाला है। हिंदी में आपकी मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि, संदेश लेखन और अनुच्छेद लेखन आपको किसी भी विषय पर दे दिया जाएगा, आपको लिखना होगा हिंदी में। इंग्लिश में आपको लिखना नहीं है, इंग्लिश में आपको सिर्फ ये यूजेस और ये सब आएगा, हिंदी में आपको लिखना भी है, संदेश और अनुच्छेद लेखन। ठीक है, लेटर आपको लिखने को रहेगा और अनुच्छेद आपको एक लिखने को रहेगा। फिर आपका कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे आने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, ये सब कुछ के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब कुछ आपका रहेगा किसमें, कंप्यूटर लिटरेसी का आपका सिलेबस, जिसमें इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप्स बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, IT एंड सोसाइटी, इंडियन IT एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये सब आपको सिलेबस में रहने वाला है। राजभाषा नियमों, अधिनियमों की जानकारी, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन रहेगा। नियमों की जानकारी, ये भी आपका ये सिलेबस है। ऑफिशियल ट्रांसलेशन आपको करना रहेगा। लिटरेसी ट्रांसलेशन आपका सिलेबस में आएगा, वो आपको करने को ये लोग डिस्क्रिप्टिव में दे सकते हैं। तैयारी वैसे ही कर लेना, जो मुझसे हेल्प चाहिए मैं कर दूँगी। अगर मेरे से हो पाएगी तो पक्का मैं इस चीज़ के लिए तत्पर रहूँगी। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे हो गया कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, या मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अच्छे मतलब, अगर आपको गंदा भी लगता है, अगर आपको मैं नहीं सुन रही हूँ आप लोगों की, ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।